Assalamu alaikum. Today our topic is earthquake. Let's start the contents. Discover what is earthquake, then focus point and epicenter, foreshocks and aftershocks, causes of earthquake, earthquake based on the depth of focus, what's the longest earthquake recorded, seismic waves or earthquake waves, distribution of earthquake, effects of earthquake, and in the last पास्ट पेपर क्वेश्चंस जो नॉर्मली सीएसएस और पीएमएस में अर्थक्वेक से रिलेटेड आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. Okay, to understand the earthquake, first we have to know about the earth structure. Basically, we divided the earth into three parts. Crust, the outermost part of the earth, this is the crust. Then the mantle and core, which is the innermost part of the earth. Mechanically, we divided earth into lithosphere, asthenosphere and mesosphere. So, the lithosphere comprised the crust and upper mantle portion. Lithosphere generally floats on the semi-liquid layer which we call asthenosphere. क्योंकि lithosphere less dense है as compared to asthenosphere, तो generally जो lithosphere है ये asthenosphere के ऊपर float करता है. Now the question is why lithosphere moves? Because lithosphere is broken up into a dozen large and several small plates. इन plates को हम tectonic plates कहते हैं और इन tectonic plates में movement होती है. ये estimate किया जाता है कि ये continuously motion में होते हैं और ये एक year में 0.4 से 4 inches तक movement show करते हैं. तो इनकी movement की वजह से जो क्रस्ट है वहाँ पर स्ट्रेस जनरेट होता है. अब इनकी मूवमेंट की रीजंस बहुत सारी हैं. अर्थ का इंटीरियर है, यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं. जब उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डिके हो जाता है तो वो हीट एनर्जी रिलीज़ करते हैं. वो हीट एनर्जी कन्वेक्शन के ज़रिए से जो आसपास के रॉक्स होते हैं दे आल्सो गेट हीट अप. सो द हॉट रॉक्स राइजेस एंड द कोल्ड वन डिसेंड्स. जब इन हॉट रॉक्स की और कोल्ड रॉक्स की मूवमेंट शुरू हो जाती है तो इनसे लिथोस्फीयर में स्ट्रेस जनरेट हो जाता है. ठीक है. अर्थक्वेक के केस में हम जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, जो एनर्जी रिलीज़ होती है, हम इसको सिस्मिक एनर्जी कहते हैं और जो वेव रिलीज़ होते हैं हम उनको सिस्मिक वेव्स कहते हैं. तो वो वेव्स फिर ऊपर सरफेस तक आ जाती हैं जिससे क्रस्ट में यहाँ पे शेकिंग शुरू हो जाती है. इस प्रोसेस को फिर अर्थक्वेक कहते हैं. इस डायग्राम में आप देखें क्रस्ट में कॉन्टिनेंटल और ओशनिक बेसन्स होते हैं. यहाँ पर दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं और इनके बीच में ये इस एरिया को हम कहते हैं फॉल्ट जोन. फॉल्ट जोन पे रॉक की मूवमेंट होती है जिसकी वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है और एनर्जी रिलीज हो जाती है. एंड दिस एनर्जी देन फर्दर मूव्स इन ऑल डायरेक्शन. एज यू कैन सी यहाँ फोकस पॉइंट पर एनर्जी रिलीज हुई और फिर वो सारी ही डायरेक्शन में मूव करने लगी और इसकी वजह से फिर क्रस्ट में ग्राउंड जो है, ज़मीन जो है वो हिलना शुरू हो जाती है, उसमें शेकिंग प्रोड्यूस हो जाती है. दीज आर सम इमेजेस ऑफ द फॉल्ट जोन्स. ये जो एरिया है ये फॉल्ट जोन्स है और यहाँ पे जब ये रॉक्स मूवमेंट करेंगी तो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा. इस केस में ये फॉल्टेड जोन है. An earthquake is defined as shaking of the earth's crust due to energy release which trigger waves that travel in all direction. The release of energy occurs along a fault zone जो अभी हमने पिक्चर में भी देखा है, which is a sharp break in the crystal rocks. आप यहाँ देख सकते हैं ये शार्प ब्रेक है इस क्रिस्टल रॉक में, इसे हम फॉल्ट जोन कहते हैं. Rocks along a fault generally move in opposite direction. ऑल नेचुरल अर्थक्वेक अकर इन द लिथोस्फेयर जो कि मैकेनिकली अर्थ का ऊपर का पोर्शन है. नाउ व्हाट इज़ फोकस पॉइंट या एपिसेंटर क्या होता है? जिस पॉइंट पर स्ट्रेस जनरेट होता है हम उस पॉइंट को यहाँ पर हम इस पॉइंट को फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं जहाँ पर स्ट्रेस जनरेट होता है और जहाँ से एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है. फिर इस हाइपोसेंटर या फोकस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर सरफेस पर जो पॉइंट होता है इसे हम एपिसेंटर कहते हैं. सो द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड द फोकस पॉइंट और द हाइपोसेंटर ऑफ द अर्थ. ये इस केस में यहाँ फोकस पॉइंट है और ये यहाँ फोकस पॉइंट है. एंड द पॉइंट ऑन द surface directly above the focus point is called epicenter, which is the first surface point in which we experience earthquake waves.
नाउ व्हाट आर फॉर शॉक्स एंड आफ्टर शॉक्स? जो लार्जेस्ट अर्थक्वेक होता है उसे हम मेन शॉक कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये मेन शॉक है जो लार्जेस्ट और सबसे डैमेजिंग अर्थक्वेक होता है। इससे पहले कुछ हल्के झटके महसूस होते हैं, हम फॉर शॉक्स कहते हैं। जो फॉर शॉक्स होता है उसका मैग्नीट्यूड कम होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये मैग्नीट्यूड यहाँ पर 0 है, और 0 से ये जितना हम आगे की तरफ जा रहे हैं उतना वो बढ़ रहा है, और इस केस में सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड मेन शॉक का है। तो जी रिलीज एंड द ग्राउंड शेकिंग बिफोर द अर्थक्वेक। फिर आफ्टर शॉक्स क्या होता है कि मेन शॉक्स के बाद जो हमें हल्के झटके महसूस होते हैं उनको हम फिर आफ्टर शॉक्स कहते हैं। द आफ्टर शॉक्स आर द एनर्जी रिलीज एंड द ग्राउंड शेकिंग आफ्टर द अर्थक्वेक। ज़्यादा जो डैमेजिंग होता है वो असल में मेन शॉक होते हैं। जो मेन ज़लज़ला होता है उसके बाद जो हल्के झटके आते हैं वो इस वजह से कि जो रॉक्स हैं वो अपनी पोजीशन पे एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। नाउ व्हाट आर द काजेस ऑफ द अर्थक्वेक? फॉल्ट जोन्स, plate tectonics, volcanic activity, and human induced earthquake. These are some of the causes of earthquakes. Okay, the first cause is the fault zone. We already discussed fault zone, which is a sharp break in a crystal rock. प्लेट की बाउंड्री रफ होती है और जब ये मूवमेंट करते हैं तो ये किसी चीज़ से स्टक हो जाते हैं, और स्टक होने की सूरत में ये रैप्चर हो जाते हैं, और जब ये रैप्चर हो जाते हैं तो ये स्ट्रेस जनरेट करते हैं जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। अब यहाँ डायग्रामेटिकली हम देखते हैं कि यहाँ पर ये फॉल्ट जोन है और ये प्लेट्स हैं, या इनको आप रॉक्स कह दें, और इनकी रफ बाउंड्री की वजह से जब ये स्टक हो गए तो यहाँ से ये रैप्चर हो जाते हैं। अब ये किस वजह से स्टक होते हैं, ये रैप्चर क्यों होते हैं? क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जो इंटीरियर है अर्थ का, वहाँ पे टेम्परेचर सेम नहीं होता, टेम्परेचर वेरिएट करता है, और टेम्परेचर क्योंकि चेंज होता है इसकी वजह से जो रॉक्स होते हैं उनका वॉल्यूम और डेंसिटी भी चेंज होने लगती है। तो जब रॉक्स कोल्ड होते हैं तो वो नीचे की तरफ डेंस ज़्यादा हो जाते हैं, वो नीचे की तरफ मूवमेंट शो करते हैं, और जब उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो वो ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। तो इस वजह से फिर वो क्योंकि उनकी बाउंड्रीज रफ होती हैं तो वो किसी चीज़ से स्टक आउट हो जाते हैं इन फॉल्टेड जोन्स पर, और फिर वो स्ट्रेस जनरेट करते हैं। Now we have to define fault zones. The immediate cause of the most shallow earthquake is the sudden release of stress along a fault rupture or a crack in the earth crust. Then the sudden slipping of rock formation along a fault rupture in the earth crust happens due to the constant change in volume and density of rocks due to intense temperature and pressure in the earth's interior. The longer the length and wider the width of the faulted area, the larger the resulting magnitude. यानी जितना ज़्यादा faulted area लॉन्गर होगा और जितनी उसकी विड्थ ज़्यादा होगी, जितनी उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, उतना ही वहाँ पर रॉक्स जो है वो स्ट्रक होंगे, और जितना रॉक्स वहाँ पर स्ट्रक होंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट होगी और उतनी हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है वहाँ। द लॉन्गेस्ट अर्थक्वेक रैप्चर्स अलॉन्ग द थ्रस्ट फॉर विच वी कॉल द कन्वर्जेंट बाउंड्री आर अप्रॉक्सीमेटली 1000 kilometers. The fault ruptures along normal fault's divergent boundary are shorter. Another cause of earthquake is a plate tectonic. It is estimated that these plates show continuous movement from ग्राम्स में देखें बिफोर अर्थक्वेक जो है ये प्लेट्स टेक्टोनिक है और यहाँ पर फॉल्ट लाइन है, लेकिन ये स्टेबल है, लेकिन जब इनकी मूवमेंट शुरू हो जाती है तो आफ्टर अर्थक्वेक आप देख सकते हैं प्लेट टेक्टोनिक कि ये इसी फॉल्टेड जोन पे या इसी फॉल्टेड लाइन पे ये प्लेट्स की मूवमेंट हो गई, और ये प्लेट्स एक दूसरे से अब पहले की तरह अलाइनमेंट इनकी नहीं रही। The Earth's outermost layer is fragmented into about 15 major slabs, which we call tectonic plates. These slabs form the lithosphere, which is comprised of the crust and the upper part of the mantle. So the tectonic plates move very slowly relative to each other, typically a few centimeters per year, या फिर 0.4 से 4 inches तक भी हम कहते हैं, but this still causes a huge amount of deformation at the plate boundaries, which in turn results in earthquake.
व्हाट ड्राइव्स द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, किस वजह से होती है, हम डिस्कस कर चुके हैं वो कि जो लिथोस्फीयर है ये लेस डेंस है, तो ये स्थिनोस्फीयर के ऊपर इसकी मूवमेंट होती है। स्थिनोस्फीयर को हम सेमी लिक्विड लेयर भी कहते हैं। दूसरा, अर्थ का जो इंटीरियर है वहाँ पर टेम्परेचर वेरिएट करता है, इस वजह से भी। अब कितने टाइप्स की ये बाउंड्रीज है, ये बेसिकली 3 तरह की होती हैं। एक है डाइवर्जेंट, एक है कन्वर्जेंट एंड देन द ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। Let's discuss these boundaries one by one. The first one is divergent boundary. In this type of boundary, the plates move apart from each other. यहाँ पे आप देख रहे हैं, the plate moves apart from each other due to rising of the magma from the mantle. ये mantle portion है और यहाँ से मैग्मा क्योंकि बाहर की तरफ निकल रहा है। मैग्मा इज़ बेसिकली हॉटेड रॉक्स जो है वो जब मेल्ट हो जाते हैं टेम्परेचर की वजह से तो वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब ये मैग्मा बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है तो ये जो प्लेट्स हैं दे स्टार्ट मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, जिसकी वजह से अर्थ के क्रस्ट में सिस्मिक वेव्स जनरेट हो जाती हैं और अर्थ की जो क्रस्ट है इट स्टार्ट शेकिंग। सो दिस इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंट बाउंड्री। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डायग्राम में क्लियरली मेंशन है कि ये मैग्मा ऊपर की तरफ राइज हो रहा है, ये फॉल्टेड जोन है, और ये जो प्लेट्स हैं ये मैग्मा की वजह से दे आर मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। So in divergent, boundary plate move apart. This is called divergent or a constructive plate boundary because a new material is being produced at the boundary surface. ठीक है, और इसकी एग्जांपल हम क्योंकि लेक्चर ले चुके थे डाइवर्जेंट बाउंड्री पे एक, और मैंने उसमें आपको बताया था कि जब ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो यहाँ पर जो रेड सी है इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज कि पूरा एक सी बन चुका है इन प्लेट की बाउंड्री से जब दो ओशनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं। सो द हॉट मैग्मा राइजेस फ्रॉम द mantle at the mid ocean ridges, pushing the plates apart. So earthquake occur along the fractures that appear as the plate moves apart. Examples include the East African Rift and the mid-ocean ridges where two ocean plates are moving apart, such as the regions near the Azores and Iceland. Divergent plate boundaries are associated with volcanic activity and the earthquake in these zones tend to be frequent. The second one is the convergent boundary. Convergent boundary में basically जो plates हैं they move towards each other. अब आप इस केस में देख रहे हैं ये स्थिनोस्फेयर की लेयर है, इसके ऊपर ये लेस डेंस लेयर है लिथोस्फेयर, ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। अब इस केस में क्या होता है कि दो प्लेट्स जब एक दूसरे के करीब आती हैं तो इसमें जो प्लेट ज़्यादा डेंस होती है ये मूवमेंट नीचे की तरफ शो करती है। इस प्रोसेस को हम सबडक्शन कहते हैं। तो ये जो ज़्यादा डेंस लेयर है ये नीचे की तरफ मूव करती है और जो लेस डेंस है वो ऊपर की तरफ उठती है, और इनकी इस मूवमेंट की वजह से स्ट्रेस जनरेट हो जाता है और उस स्ट्रेस से एनर्जी रिलीज़ होने लगती है, और उस एनर्जी से फिर जो सिस्मिक वेव्स हैं उससे जो क्रस्ट है उसमें शेकिंग प्रोड्यूस हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द काज ऑफ अर्थक्वेक। ग्राम में देख सकते हैं ये लिथोस्फीयर है, ये नीचे की तरफ सबडक्ट हो रही है ये प्लेट क्योंकि ये ज़्यादा डेंस है, और जो ओशनिक क्रस्ट है इस ये वाली प्लेट ये ऊपर की तरफ उठ रही है और ये सबडक्शन जोन है। यहाँ पर वॉल्केनोस भी राइज होते हैं और इवन के माउंटेन रेंजेस भी बनते हैं। इसकी एक एग्जांपल है हिमालयन माउंटेन रेंजेस। Continental collisions results in the creation of mountains and faults belt as the rocks are focused upward. Plates can move towards each other at a boundary. This type of boundary is called convergent boundary and it is dominated by the reverse faulting although other types of faulting may also be observed. When the boundary is between an oceanic plate and a continental plate, it is referred as a destructive plate boundary. At a subduction zone, the oceanic plate is pushed down or subducted below the continental lithosphere, and as the oceanic slab descends, earthquake are generated within the slab and at the interface between these slab. यहाँ पे इस केस में ये दोनों ओशनिक क्रस्ट हैं, लेकिन अगर यहाँ पर एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा और एक ओशनिक क्रस्ट होगा तो इस केस में जो ओशनिक क्रस्ट है ये ज़्यादा डेंस है तो ये नीचे की तरफ सबडक्शन जोन में चला जाएगा और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा, और इसे हम डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी कहते हैं।
और यही जो माउंटेन्स है, हिमालयन रेंजेस है, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द कन्वर्जन बाउंड्री, और इसी की वजह से अर्थक्वेक्स आती हैं. सो दीज बाउंड्रीज टेंड टू प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स दैट हैव मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 6, and the subduction source also produce the deepest earthquake भी. Third one is transform boundary. Transform boundary में जो प्लेट है दे पास्ट ईच अदर. मेंटल क्रस्ट का ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, और ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है. स्ट्रेस जनरेट हो जाता है और एनर्जी रिलीज होती है, सिस्मिक एनर्जी. So transform boundary plate can move past each other in the same plane at a boundary. This type of boundary is called a transform boundary or a conservative boundary. Where two plates slide past each other, earthquake originate at shallow depths. These boundaries typically produce large shallow focus earthquake. Although earthquakes do occur in the central region of the plates, these regions do not usually have large earthquakes. अभी स्ट्रेस जोन है. इसके बाद जब रॉक्स में स्ट्रेस जनरेट हो जाता है तो इस तरह से इनके अंदर डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं, और फिर जब ये रैप्चर हो जाते हैं और वापस अनस्ट्रेस स्टेट में आते हैं, ये फिर इस तरह से स्टेबल हो जाते हैं. ये जो बीच का ये जो डायग्राम है, दिस इज़ बेसिकली शोइंग द रिलीज ऑफ अ एनर्जी और अ स्ट्रेस, जिसकी वजह से क्रस्ट में शेकिंग प्रोड्यूस हो जाती है. द थर्ड काज इज़ वॉल्केनिक एक्टिविटी. वॉल्केनिक एक्टिविटी भी उसी तरह है कि जब अर्थ के इंटीरियर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और जो रॉक्स हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर ये मैग्मा बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है क्योंकि यहाँ पर गैसेस जनरेट हो जाते हैं, और जब वो मूवमेंट करते हैं तो ये जो प्लेट्स हैं दे स्टार्ट मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, जिसकी वजह से स्ट्रेस जनरेट होता है और अर्थक्वेक होने लगता है. Volcanic activity can also cause earthquake, but the earthquakes of volcanic region are generally less severe and more limited in extent than those caused by the fracture of the earth crust. तो जो रॉक की मूवमेंट की वजह से या प्लेट की मूवमेंट्स की वजह से होती हैं, खासकर जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती हैं, ये ज़्यादा शैलो फोकस या डैमेजिंग अर्थक्वेक कॉज करती हैं एज़ कम्पेयर टू द डाइवर्जेंट एंड volcanic activity, and there is a clear correspondence between the geographic distribution of the volcanoes and major earthquake, particularly in the circum-Pacific belt and along the oceanic ridges. Volcanic vents, ये volcanic vents जो opening होती है जहाँ से magma release होता है, उसे हम volcanic vents कहते हैं, are generally several hundred kilometers from the epicenters of the most shallow earthquakes. द लास्ट काज इज़ द ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक. इस केस में हम जो माइनिंग करते हैं या लार्ज स्केल पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन करते हैं, आर्टिफिशियल लेक्स, रिजर्वायर, या जो न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह करते हैं, इसकी वजह से भी हम जो प्लेट है उनकी मूवमेंट को डिस्टर्ब करते हैं, और वो प्लेट उन रॉक्स में मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से स्ट्रेस जनरेट होता है और एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, और फिर क्रस्ट में शेकिंग प्रोड्यूस हो जाती है. Part 1 of topic is ended here. We will discuss further in our second video. Thank you so much.